दोस्तों, पहले चैप्टर में आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत को ऑक्यूपाई किया, फिर कैसे रूल करने लगी। और इस चैप्टर में आप देखने वाले हो कि ब्रिटिश राज ने कैसे एक महासंग्राम को अंजाम दिया। आज हम बात करेंगे 1857 के बारे में, और उस साल में भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम हुआ था, और वो क्यों हुआ था, उनके कारणों के बारे में भी आज हम बात करेंगे। नंबर 1, बिजनेस एंड लैंड टैक्स। दोस्तों, अंग्रेज़ों को भारत के अंदर आने का मेन रीज़न था बिजनेस, और बिजनेस के लिए उन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया था। कंपनी भारत से रॉ मटेरियल्स खरीदती थी सस्ते दाम पर, और वो प्रोडक्ट बनने के बाद भारत में आकर उसी प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम पर बेचती थी। कंपनी ने भारत में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया, और वो टैक्सेस फार्मर्स से कलेक्ट करते थे। किसानों से वो लोग टैक्स को कलेक्ट करते थे। टैक्स कलेक्ट करने के 3 तरीके थे। पहला ज़मींदारी सेटलमेंट, दूसरा रॉयतवारी सिस्टम, तीसरा महलवारी सिस्टम। अब बात करें ज़मींदारी सिस्टम की, तो ज़मींदारी सिस्टम में फार्मर्स अपने ज़मीन पर हक को बैठे, मतलब उनकी ओनरशिप लॉस्ट हो गई थी। अब सारी ज़मीन ब्रिटिश के हाथों में थी, और ब्रिटिश ने उन ज़मीन पर परमानेंट टैक्स फिक्स किया था, और उन परमानेंट टैक्स को पे करना पड़ता था फार्मर्स को। अब बात करें रॉयतवारी सिस्टम की, तो रॉयतवारी सिस्टम में फार्मर्स अपने लैंड ओनरशिप को ख़रीद सकते थे, मतलब अपने लैंड ओनरशिप को ख़रीद सकते थे। एक परमानेंट टैक्स पे करके वो अपने लैंड ओनरशिप को ख़रीदते थे। अगर उन्होंने टैक्स समय पर नहीं पे किया, नहीं तो वो नहीं पे कर सकते, तब उनके लैंड के राइट्स ब्रिटिश एक्वायर कर लेती थी, नहीं तो उन लैंड्स को ख़रीद लेती थी। ब्रिटिश ने एक और रूल बनाया है कि जो लैंड प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए पंचायत मीटिंग नहीं अरेंज की जा सकती। अगर आपको लैंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कोर्ट में आकर लैंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ये ब्रिटिश ने एक रूल बनाया था। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने ये महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। मतलब ये एस्टेट के ऊपर बेस्ड है। एक ग्रुप ऑफ विलेज, नहीं तो कोई मेजर सिटीज़ में रहने वाले लोगों को, सभी को यह टैक्स भरना पड़ता था। अंग्रेज़ों ने हैंडमेड प्रोडक्ट्स को बैन करके इंडस्ट्रीज़ बनाना शुरू कर दिया था। भारत में फैक्ट्रियाँ बनाना शुरू कर दिया था। उस समय इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में मशीन का इस्तेमाल होता था, जो उस समय अपने इंडियंस को मशीन का इस्तेमाल करना नहीं आता था। तो कुछ लोगों को जॉबलेस रहना पड़ा, और कुछ लोग मशीन इस्तेमाल करना सीख रहे थे, और कुछ लोग भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना और फॉरेन ओनरशिप लेना शुरू कर रहे थे। नंबर 2, मिलिट्री इशू। दोस्तों, ब्रिटिश आर्मी में अपने इंडियंस भी ज्वाइन हो गए थे, और इंडियन सोल्जर्स को एकदम कम रेस्पेक्ट से देखा जाता था, और उनको कम सैलरीज मिलता था, और उनको प्रमोशन भी कम देते थे, और ये इंडियन सोल्जर्स को पसंद नहीं आता था। नंबर 3, रिलीजन इश्यूज। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया में हिंदूस और मुस्लिम्स को फोर्स करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहती थी, जो लोगों को पसंद नहीं आता था। नंबर 4, सोशल इश्यूज। दोस्तों, जब राजा राम मोहन रॉय ने सती बैन करवाया था, तब लोग ये सोचने लगे कि ब्रिटिश अपने ही लोगों से अपने धर्म को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। और दूसरी तरफ से विदेशी वस्त्र पहनने का रूल जो ब्रिटिश ने बनाया था, और विडो रीमैरिज रूल ने इंडियंस का माइंडसेट बदल दिया था। इंडियंस ये चाहते थे कि अब अंग्रेज़ अपने सोशल इश्यूज़ में इंटरफियर ना करे। नंबर 5, लॉर्ड डलहौसीज़ पॉलिसी। लॉर्ड डलहौसी ने एक नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था, और उसका नाम था डोक्रेन ऑफ लैप्स, मतलब हड़प नीति। ये एक पॉलिटिकल इशू था, जिस वजह से काफ़ी सारे इंडियन रूलर्स गुस्से में आ गए थे, और सबसे ज़्यादा चिंतित झांसी लक्ष्मीबाई हो रही थी, क्योंकि उन्होंने अपना दत्तक पुत्र गोद ले लिया था। अब काफ़ी सारे इंडियन रूलर्स को गुस्सा आ गया था, और काफ़ी सारे लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करना चाहते थे। और दूसरी तरफ मुग़ल एम्पायर, जो भारत पर पहले रूल करती थी, वो अब ब्रिटिश के हुक्म पे कड़ी है।
मुगल के लास्ट एम्पायर बहादुर शाह जफ़र ने ये सोचा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुगल एम्पायर एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करना चाहते थे। 1853 में ब्रिटिश ने एक नया इनफील्ड राइफल्स इंट्रोड्यूस किया था, जिसे इस्तेमाल करने का तरीका उस समय थोड़ा अलग था। पहले बंदूक के अंदर गोलियां डालने के लिए कारतूस को काटना पड़ता था। जो कारतूस के ऊपर ग्रीस है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनाते थे। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर मुस्लिम के लिए हराम। पहले कुछ सिपाहियों को इसके ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए कुछ लोग कारतूस के फैक्ट्री के अंदर जाके देखे तो वो बात सच निकली। मंगल पांडे एक ब्रिटिश सिपाही थे जिन्होंने मार्च 29 को पहला स्वतंत्र संग्राम का आरंभ किया था। दोस्तों, मंगल पांडे ने अपना एक फ़ौज बनाया और हथियारों के लिए उन्होंने ब्रिटिश ऑफिस पर हमला किया था और उधर हमला करके हथियारों की चोरी कर ली थी। कंपनी ने मंगल पांडे के ऊपर केस फाइल किया और उनको मुजरिम साबित कर दिया। मंगल पांडे ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली के एम्परर बहादुर शाह जफ़र से मदद मांगी। तब बहादुर शाह जफ़र कंपनी से पेंशन ले रहे थे। वैसे बहादुर शाह जफ़र भी चाहते थे रिवोल्ट करने के लिए, और अब उनको एक सपोर्ट मिल गया है तो रिवोल्ट करने के लिए बहादुर शाह जफ़र तैयार हो गए थे। अब बात करते हैं मेजर सिटीज़ ऑफ रिवोल्ट की। रिवोल्ट हुआ था दिल्ली, मीरठ, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार और कोलकाता में। सभी राज्यों ने मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। कंपनी रिवोल्ट को रोकने के लिए बहुत कोशिश की, पर हर एक कोशिश में वो नाकामयाब साबित हुए। दोस्तों, अब बात करते हैं रिवोल्ट के कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स के बारे में। तो दोस्तों, दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र और जनरल बख्त खान थे। लखनऊ से बेगम हसरत महल और बिरजिस कद्र और अहमदुल्ला। कानपुर से नाना साहब, राव साहब, तांतिया टोपे, अजीमुल्ला खान और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इस रिवोल्ट से कंपनी के मैन पावर लॉस हो रहे थे और कंपनी को इस रिवोल्ट को जल्द से जल्द रोकना था, नहीं तो इनको देश छोड़कर जाना पड़ेगा। बहादुर शाह जफ़र ने यह डिसाइड कर लिया था कि कंपनी अब देश को छोड़कर चली जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली झांसी लक्ष्मीबाई की मौत हो गई थी और ब्रिटिश ने झांसी को ऑक्यूपाई कर लिया और ये रिवोल्ट अनसक्सेसफुल रही। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि कैसे ये रिवोल्ट अनसक्सेसफुल हुई। तो दोस्तों, इसके कारण हैं। तो दोस्तों, रिवोल्ट अनसक्सेसफुल होने के कारण है पुअर लीडरशिप। मतलब इस रिवोल्ट के लीडरशिप इतना खास नहीं था और फिर लोकलाइज्ड था। मतलब ये कुछ स्मॉल सिटी में ये रिवोल्ट हो रहा था। तीसरा, ब्रिटिश के पास बेटर रिसोर्सेस थे इस रिवोल्ट को रोकने के लिए, और अपने नेटिव किंग्स ये रिवोल्ट को छोड़ के चले गए थे और अपने इंडियन सोल्जर्स के पास पुअर मिलिट्री स्किल्स थी। रिवोल्ट के बाद एक्ट 1815 ने क्वीन विक्टोरिया को इंडिया का रानी बना दिया। कंपनी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। अब इंडिया के सारे कंट्रोल्स क्वीन विक्टोरिया के हाथों में थे। दोस्तों, हम इस वीडियो के एंड में एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे क्या हुआ वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। और अब बारी है स्पेशल अनाउंसमेंट की। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि सोशल मीडिया में क्राइम इंक्रीज़ हो रहे हैं और सोशल मीडिया में कुछ लोग फेक मैसेजेस एंड गंदे गंदे मैसेजेस पोस्ट करते हैं, और उस क्राइम को रोकने के लिए हमने साइबर एक्सो ग्रुप बनाया है। ये एक नया यूट्यूब चैनल है। आप जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और हमने अपना अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में बनाया है। आप हमें कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्पेशल अनाउंसमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी एक लाइक हमें एनर्जी देती है अगले वीडियो को जल्दी बनाने के लिए। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए फॉर मोर अपडेट्स।